अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक बड़े ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे बात करनी है। उससे पहले थोड़ा इंग्लैंड के हवाले से आपको कुछ यूनाइटेड किंगडम के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। अजीज दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड भी है और स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमज़ा यूसुफ, ये इनके ससुराल फ़लस्तीनी है और गज़ा में है। तो ये आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बॉर्डर खोल देंगे और हम उनको लेने को तैयार हैं, और ये हमेशा इस टाइप की बातें करते थे। मैं आपके सामने ये आधे मिनट की एक वीडियो रखता हूँ, फिर आगे आपसे इस पे बात करता हूँ। White. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. And not just Justice. The Chief Medical Officer, white. The Chief Nursing Officer, white. The Chief Veterinary Officer, white. The Chief Social Work Advisor, white. Almost every trade union in this country headed by people who are white. In the Scottish Government, every Director General is white. Every chair of every public body is white. अजीज दोस्तों, ये शिकवा कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड में सारी हाई पोजीशंस पे गोरे हैं, एवरीवेयर ब्लॉन्ड। और ये खुद क्या है? उस वक्त ये फर्स्ट मिनिस्टर नहीं बने थे, अब तो फर्स्ट मिनिस्टर भी ये हैं और ओपोजिशन लीडर भी पाकिस्तानी ओरिजिन के अनस चौधरी हैं, सरवर चौधरी के बेटे। सरवर चौधरी इमरान खान ने पहले गवर्नर पंजाब बनाया और ये नवाज शरीफ की पार्टी में चले गए। अजीज दोस्तों, ये स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर बन सकते हैं। ये शिकवा कर रहे हैं कि हर पोजीशन पे गोरे हैं, तो गोरों का देश है भाई। इसके बावजूद आज एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन ओरिजिन की होम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक कन्फेडरेशन है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग अलग एंटिटीज़ हैं और काफ़ी हद तक इनको लिबर्टी दी हुई है फैसले करने में। तो ही इज़ ऑलमोस्ट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। ये कभी इन्होंने सोचा है कि जिस मुल्क से ये आए हैं, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, सऊदी अरबिया, जहाँ के भी ले लें, उसमें सोच भी सकते हैं कि किसी और मज़हब का, किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बने? ये खुद यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पाकिस्तान में हज़ारों साल से रहने वाले हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बने। हालांकि ये पाकिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी ये सब हज़ारों साल से पाकिस्तान में रहते हैं और ये शिकवा कर रहे हैं ही इज़ ए रेसिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड रेसिज्म। जबकि आज जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक नया चेंज आएगा, एक्सट्रीम राइट स्ट्रॉन्ग होगा। ये ज़रा एक्सट्रीम राइट के एक साहब की आप ज़रा ये वीडियो देखें और देखें कि एक्सट्रीम राइट इस वक्त किस हद तक आगे बढ़ के अपने राइट्स के लिए बात कर रहा है। At the numbers involved and the fact that we are going to become a minority in our own country before 2050, well before 2050 for the younger people, that I term to be genocide. And I'm backed up again by the United Nations definition on genocide, which quite specifically says, in the present convention, genocide means any of the acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethical, racial or religious group,
and deliberately inflicting on that group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Now, go to any city centre which is inundated with the third world. You will not see any white people in Tower Hamlets. You won't see white people in all parts of Luton, parts of Leicester, all across the country, because they have been driven out. They have lost their right to exist as a culture and a race in their own country. This is what's happened in an incredibly short period of time, and it started from a small base. Now that small base of people, when they double, when their demographic doubles from 100,000 to 200,000, it doesn't really matter. But when you get to the point now where we've got 4 million Muslims in this country, they are going to become 8 million within the next decade, and then 16 million, and then 32 million. And we, meanwhile, are dwindling as a race. Our government is against us, our media is against us, we are losing a racial war, we are losing a cultural war, and we've lost, essentially, today, because we're standing up now trying to do something about it, but we are not helped by our own people who are running our government and running our country and running our education and running our media and running our councils. They are intent on seeing us reduced to a small, servile race of people. Why they want to do this, I simply don't know. Some of them are evil, some of them are naive and stupid and don't understand, but combined with the evil and with the naivety, we are in serious, serious trouble, and our children and our grandchildren are going to be utterly confused by how did you allow this to happen, and what sort of people were you to sit back and allow this to happen under your noses because you were frightened of being called a racist? Really, one word has made you sit back and do nothing while your country was ripped from underneath your feet. You have got to be joking. But we're not joking. We are trying to do something about it, but our government, the European Union, the United Nations, they are intent on ripping our country and our culture out from under our feet, and it is so important that we are not allowing ourselves to be called a racist if we stand up and say, I want to protect my country, I want to protect my culture, I want to protect my race. You are the racist because what you are doing is probably the most evil act of criminal racism carried out in the history of mankind. You have deliberately reduced an indigenous people to servitude. They are the racists. The left liberals are the racists. We are decent, proud patriots, and we should be very proud of ourselves, and we've got to keep fighting this until we win. Thank you very much. अजीज़ दोस्तों, कल एक कराची के मेरे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया था अमेरिका से। वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन इसलिए किया था कि MQM के साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइज़र को उनकी दुकान में डरबन साउथ अफ्रीका में किसी ने गोली मार दी, और इसके बाद MQM की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि हमने ब्रिटिश पुलिस से कांटेक्ट किया है क्योंकि हमें भी बहुत धमकियाँ आ रही हैं। मुझे डायरेक्टली कोई धमकी नहीं आई है कि मैं अब वहीं बड़ा चढ़ा के कहूँ, लेकिन बहरहाल मुझे कई दोस्तों का फ़ोन आया। आज सुबह भी एक इंडियन दोस्त का फ़ोन आया था कि ज़रा एहतियात करें, और ये आपके लिए भी। तो ठीक है, हमने भी पंगे लिए हुए हैं। खैर, बताने का मकसद ये था कि फिर उन कराची के दोस्त से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई, तकरीबन 1 घंटा बात हुई। उसमें वो बता रहे थे कि वो पिछले दिनों लंदन आए थे तो महंगाई यहाँ देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतना महंगा है लंदन आपका? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी अपनी वीडियोस में रोता रहता हूँ कि हम किस तरह यहाँ पे सरवाइव करते हैं, और यकीन माने यहाँ पे हर वक्त परेशानी रहती है। खैर, एक आधे मिनट की वीडियो एक लंदन में रहने वाली लड़की की मैं शेयर करूँगा। इसके बाद मैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ आता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि यूके चले गए हैं बड़े लोग, बड़े पैसे कमा रहे हैं, पाउंड्स के बारे में आपको बताती हूँ। पाउंड में एक तो खर्च भी रहे हैं, ठीक है। 5 पाउंड लॉन्ड्री का, 4 पाउंड बस का, उसके बाद
जितने पैसों में ना आप पाकिस्तान का महल बना लें उतने पैसों में आपको इतना घुड्डे जितना कमरा मिलता है, ठीक है। उसके बाद खाने पे आपने खर्चा करना है, दूध यहाँ पे इतना महंगा है, इससे तो बेहतर हम वहाँ पे अपनी मर्ज रख लें पाकिस्तान में जाके। ऑनेस्टली इतना महंगा दूध है, पानी से महंगी शराब है, लाइक नॉट शराब, बियर, व्हाटएवर द डिफरेंसेस। अब मैंने नहीं पीनी, पानी पीने मैं पानी का क्या करूँ, तो इतनी से टूटी के पानी पे आ गई, पाकिस्तान में कभी देखा भी नहीं था उसको। तो ये जो खर्चे है ना, आप बोल रहे हैं कि बहुत कमा रहे हैं ये पाउंड्स में, ये खर्चे भी हम पाउंड्स में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे पाउंड पीछे पे एक पाउंड रह जाता है पीछे, क्या करूँ, उसका आईफोन ले लूँ मैं। अजीज दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, और मुझे यकीन है कि ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा कि ग्लोबल साउथ से क्या मतलब होता है और ग्लोबल नॉर्थ से क्या मतलब होता है। जैसे आजकल हम एक बहुत ज़्यादा टर्म सुनते हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। तो मैं ज़रा अपने उन दोस्तों को जिनको डिटेल में इसके बारे में नहीं पता थोड़ा बताना चाहूँगा। देखें, ग्लोबल साउथ है ना, ये रेस की बुनियाद पे कटिंग है, सीधी सीधी। आप इसमें ये देखें कि ग्लोबल नॉर्थ में कौन है। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका है, पूरा यूरोप है, पूरा रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और सिर्फ 2 कंट्री जापान और साउथ कोरिया हैं। इसको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। ये सब गोरे हैं और बाकी कलर्ड ग्लोबल साउथ है। उसमें जापान, साउथ कोरिया और रशिया को छोड़ के पूरा यूरोप, एशिया, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, मेक्सिको के साथ, ये एक रेसिज्म की बुनियाद पे डिवीज़न है। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल टर्म्स, ये आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। अजीज़ दोस्तों, मामूली सी मिसाल दूंगा कि 1820 में यूरोप की पर कैपिटा इनकम अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज़्यादा थी। पूरी दुनिया उस वक्त यूरोप की कॉलोनी थी 1820 में। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, ये पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज थी, लेकिन इनकी इनकम अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज़्यादा थी। 2000 में, ये 1820 की बात है, 2000 में यूरोप की पर कैपिटा इनकम अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम से 13 गुना ज़्यादा है। यानी जितना ये गरीब मुल्कों को कॉलोनियल टाइम में लूटते थे, इससे कहीं ज़्यादा पोस्ट कॉलोनियल टाइम में लूट रहे हैं। जब कॉलोनियल पीरियड ख़त्म हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद, यूनाइटेड नेशंस का एक ढकोसला बना के कंट्रोल हासिल कर लिया सारे पॉलिटिकल इश्यूज पे। तो आज दुनिया में ये डिविजन्स इन्होंने रखी हैं कि 85 दुनिया के रिचेस्ट कंट्री आदमी है ना, जो 85 रिचेस्ट आदमी, जिसमें से ज़्यादातर इसी ग्लोबल नॉर्थ के हैं, वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा दौलत रखते हैं। खाली 85 लोग, पर्सन्स, दुनिया के 4 बिलियन लोगों से ज़्यादा, 4 बिलियन की मिला के ज़्यादा जो दौलत है, उससे ज़्यादा उनकी दौलत है। ये आज भी अफ्रीका, एशिया, और ये एक ऐसी टर्म बनाई गई है ग्लोबल साउथ, कि दरअसल ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें जंगें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, गुर्बत है, अनार्की है, टायरानी है, और ये दूध के धुले हैं। ये जितने भी टर्म इन्होंने यूज़ किए हैं ना ग्लोबल साउथ के लिए, कि जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉवर्टी है, अनार्की है, टायरानी है, ये सब इन्होंने लाई है। अब आप ये बताएं कि अफ्रीका में एक मिसाल ले लें कि ये इन्होंने डेमोक्रेसी का इंडेक्स बनाया है। पूरे अफ्रीका में 4 साउथ के कंट्री हैं, उसमें थोड़ी बहुत फ्लोट डेमोक्रेसी है। फुल डेमोक्रेसी पूरे अफ्रीका में इन्होंने कहा है कि कहीं भी नहीं है। ये चार्ट आप देखें। अब मुझे ये बता दें कि अफ्रीका में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, पोर्टुगल,
इनकी मर्जी के बगैर वहाँ पे कुछ हिलता नहीं। वहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? वहाँ डेमोक्रेसी आएगी तो एंटी वेस्ट फीलिंग आएगी, एंटी वेस्ट गवर्नमेंट्स आएंगी। तो वहाँ पे फ्लोट डेमोक्रेसी और ये ऑथोरिटेरियन रेजिम, हाइब्रिड रेजिम्स, ये सब इसलिए हैं कि ये ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो इनके डिक्टेशन पे चलें। चाहे वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हो या आर्मी रूल हो अफ्रीका में, सिर्फ उसको ये आगे लाते हैं कि जो इनके इशारे पे चले और अफ्रीका की दौलत को खूब लूट रहे हैं। यही चीज़ एशिया में सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और इमारात, इन 6 मुल्कों में, और इराक, ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में होते थे एक ज़माने में। और 1953 में जब आइजनहोवर ने आइजनहोवर था या आइजनहोवर था या रोजवेल्ट था, उसने 1953 में अरबियन गल्फ में एक शिप में जाके सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की थी। उसके बाद आरामको बनी थी अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी। अर्ली 70s तक, जब 73 में इजराइल अरब वार हुई थी, तब तक आरामको पूरा तेल ले जाता था और वो बेचारे ज़ाहिर कबायली लोग थे, ट्राइबल लोग थे, सऊदी रेगिस्तानों में रहने वाले, उनको पैसा दे देते थे थोड़ा सा तो वो खुश हो जाते थे। भाई मेरे फादर जब 71 में गए थे, 72 में सऊदी अरब जॉब करने के लिए, तो वो बताते थे कि वहाँ पे सऊदी लोग हाजी उस वक्त शिपों में ज़्यादा जाते थे, तो वो 3-3 महीने के लिए जाते थे, तो वो अपने बर्तन, बिस्तरे सब कुछ लेके जाते थे और फिर वापसी पे वहाँ से ख़रीदारी हदियों की करते थे, सबको मुसल्ले, तस्बियाँ, खजूरें, पानी। तो वो फिर वापसी पे वो अपने बर्तन वगैरह, सामान वगैरह, बिस्तरे वगैरह अरबियों को, सऊदियों को दे देते थे खैरात में, और सऊदी वहाँ पे ज़कात और खैरात भी लेते थे। ये अर्ली 70s की बात है, क्योंकि हमारे नानी के ख़ानदान में बहुत अमीर लोग होते थे, तो वो हर साल कुछ लोग जाते थे हज के लिए। कभी नानी, मामू, खाला चली गई, इस तरह सबको वो हिसाब किताब होता था। वो भी इसी तरह जाते थे शिपों में। सफ़ीना शम्स चलता था, सफ़ीना हिजाज चलता था, सफ़ीना आबिद चलता था, या शिप चलते थे। और मैं छोटा होता था, मुझे याद है हम जाते थे कराची की पोर्ट पे इनको छोड़ने, वो शिप में से हाथ हिलाते थे, वो सामान हम देखते थे, मजदूर सर पे रख के उधर लेके जाते थे, बिस्तरे और वो समझ लें पूरा एक जहेज का सामान होता है, इतना लेके जाते थे ये लोग। इतनी गुर्बत थी। हालांकि तेल तो मुसलसल 50 से निकल कर आ रहा था। ये लूटते आए हैं आज तक, और ये है ग्लोबल नॉर्थ का ढकोसला। ग्लोबल साउथ में आज आप देख लें, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बढ़ती हुई आ रही हैं, और इसी में फिर इन्होंने मुख्तलिफ, ये ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ लीगल या ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ये रेस में आ जाता है कि पूरे गोरे रखे हैं। एक भी गोरा कंट्री ग्लोबल साउथ का हिस्सा क्यों नहीं है? भाई कॉलोनियल पावर्स तो ये थी ना, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, इंग्लैंड, स्पेन, पोर्टुगल। पोलैंड तो नहीं था कॉलोनियल पावर, ग्रीस तो नहीं था, ये तो नहीं थे सारे ईस्ट यूरोप के कंट्रीज, हंगरी और वो चेक स्लोवाक और रोमानिया, लेकिन सब ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। ये पूरा रेस की बुनियाद पे डिवीजन है। बाद में इन्होंने लीगल करने के लिए G7 बना दिया। G7 में सारे गोरे हैं, G7 बना दिया। फिर इस तरह इन्होंने डिवीजन की। G20 भी बनाया, तो उसमें भी अपना पंगा रखा है, उसमें भी अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, सब। तो फिर एक ब्रिक्स बना ना, ब्रिक्स में फिर ये सारे नहीं है, एक ही गोरा कंट्री है, रशिया। लेकिन रशिया इनके लिए अब सौतेला भाई हो गया इनका। तो अजीज दोस्तों, ये डिवीजन इन्होंने कायम की है। देखें, दुनिया के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टॉप कंट्रीज देख लें। लक्समबर्ग इतना सा है। मैं जब भी बेल्जियम से जिनीवा जाता था ना, मैं ज़्यादातर बाय रोड जाता रहा हूँ 29 साल में,
तो ब्रसेल से 8 घंटे की ड्राइव है, तो मैं लक्समबर्ग रास्ते में पड़ता था। लक्समबर्ग से मैं पेट्रोल भी भराता था और इतना बड़ा कैन रखा था अपनी गाड़ी में, वो भी फुल कराता था। इसलिए कि लक्समबर्ग में पेट्रोल समझ लें कि बेल्जियम के मुकाबले में, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के मुकाबले में 30-40% सस्ता था। फिर लक्समबर्ग में सिगरेट सस्ती, शराब सस्ती, सब सस्ता होता था। मैं लक्समबर्ग से गुजरता था, वहाँ लंच भी करता था, डिनर का टाइम हो डिनर भी करता था, फैमिली के साथ भी। मेरे बच्चों को आज भी याद है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है ना, साथ बहुत छोटा था उस वक्त, वो वहाँ लक्समबर्ग में गिर गया था और उसको खून हो गया था वगैरह वगैरह। लक्समबर्ग दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकी इनकम $1,35,000 है। $1,35,000। दूसरे नंबर पे है आयरलैंड, तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, चौथे नंबर पे है नॉर्वे, पांचवें नंबर पे सिंगापुर, छठे नंबर पे कतर, सातवें नंबर पे अमेरिका, आठवें नंबर पे आइसलैंड, नौवें नंबर पे डेनमार्क और 10वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इसमें कतर और सिंगापुर को छोड़ के बाकी 8 कंट्रीज गोरे कंट्रीज हैं। अजीज दोस्तों, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, इसको चैलेंज इस वक्त कौन कर रहा है? चाइना और इंडिया, और उनके साथ अब रशिया भी एक है। इन दोनों के अच्छे सबसे ताल्लुकात रशिया से हैं। आप ये देख लें कि चाइना और इंडिया को कितना भड़काया जाता है एक दूसरे के खिलाफ, और पूरी कोशिश होती है कि चाइना और इंडिया की जंग करवा दें, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हेजेमनी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है ना, तो ये है। खाली इकोनॉमिकली नहीं, दुनिया का 85% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना, वो ग्लोबल नॉर्थ की हैं। अगर एशिया में भी बन रही हैं, बांग्लादेश में अगर सपोज किसी कपड़े की बड़ी मार्क की, जैसे C&A एक है ब्रांड, यहाँ पे कपड़ों की दुकानों का बड़े बड़े स्टोर हैं, उसकी प्रोडक्ट सारी बांग्लादेश में बनती है, मालिक C&A है। इसी तरह ये जो प्राइमार्क इंग्लैंड का नंबर 1 ब्रांड है कपड़ों के हिसाब से, मतलब महंगाई के हिसाब से नहीं, सस्ते कपड़े बनाता है, लेकिन सेल के हिसाब से टॉप पे है। इतने बड़े बड़े 3-3, 4-4 फ्लोर के इनके स्टोर हैं, और हर कौंसिल में हैं। मतलब हमारे इधर भी हैं, आगे 10 मिनट 20 मिनट की ड्राइव करें तो एक और आ जाएगा। इस तरह ये सब इंडिया, बांग्लादेश इधर उधर बनाते हैं, मालिक किए हैं। एप्पल की फैक्ट्रियाँ इंडिया, चाइना मालिक किए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया की दौलत पे यूं शिकंजा जकड़ा हुआ है, और UN के ज़रिए पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे भी यूं कंट्रोल हासिल किया हुआ है। अजीज़ दोस्तों, ये निज़ाम, ये सिस्टम 75 साल से चल रहा है। इससे पहले कॉलोनियल पावर थी, डायरेक्ट रूल था, डायरेक्ट कंट्रोल था इनकी इकोनॉमीज पे। इंडिया से, अफ्रीका से भर के जहाज भर के दौलत लूट के आते थे। अब इनडायरेक्टली उससे ज़्यादा लूट रहे हैं। ये है डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये है द वर्ल्ड ऑर्डर। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।